अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन द मोस्ट कॉमन विटामिन दैट इज़ कॉल्ड विटामिन डी। सो जैसे ही आप नाम से सुनते हैं आपके माइंड में आता है कि विटामिन डी बेसिकली किसके लिए ज़रूरी होता है। आप सबको पता है कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। हमारी बोन्स विटामिन डी की वजह से स्ट्रॉन्ग रहती हैं। लेकिन विटामिन डी का काम सिर्फ ये काम नहीं है कि वो बोन्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हीं फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये डिटेल लेक्चर है बट इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है। जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन डी बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। जितने भी आपके पास विटामिन्स आएंगे सबसे पहले आपने बताना होता है कि विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं या वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आपको पता है कि विटामिन डी बेसिकली किसकी टाइप है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की टाइप होती है। इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी होता है बॉडी में, आपको पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ये बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है विटामिन डी। लेकिन इसके साथ अगर आपसे वाईवी में पूछे कि जो है विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है, आपने इसके साथ ये भी बताना होता है कि ये हमारी बॉडी में या जो है प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनियम्स की। विटामिन डी का केमिकल नेम आ जाए, सिनोनियम्स आ जाए, कंपोनेंट्स आ जाए, मोनोमर्स आ जाए, एक ही है। फर्स्ट वन डैट इज़ कैल्सीफिरोल, सेकंड डैट इज़ अर्गोस्टिरोल, थर्ड डैट इज़ एंटी रिकेट्स विटामिन। रिकेट्स क्या होता है, ये बेसिकली नॉर्मली तौर पर बच्चे में प्रेजेंट होता है। अगर बच्चे में बोन्स वीक हो जाए डैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स। इसके साथ एंटी आ गया। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, ठीक हो गया। ऐसा विटामिन जो कि बच्चे में हड्डियों की बीमारी है उसके खिलाफ काम करता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री के ऊपर। आपको पता है कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से कैसे मिलता है, सूरज की रोशनी इसको कैसे तैयार करती है विटामिन डी को, ठीक। देयर आर अबाउट 10 कंपाउंड्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की बेसिकली 10 कंपाउंड्स होते हैं। टोटल 10 टाइप्स होती हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। टोटल आपके पास कितनी टाइप्स होती हैं, D10 टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। इन्हीं 10 टाइप्स में से जो 2 टाइप्स होती हैं D2 और D3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं विटामिन डी के लिए। ये बेसिकली जो है D2 और D3 में जो है इसका बॉडी में सेम इफ़ेक्ट होता है, बट फ़र्क क्या होता है कि D2 का अलग सोर्स होता है और D3 का अलग सोर्स होता है। आउट ऑफ दीज ओनली 2 आर इम्पॉर्टेंट, D2 एंड D3। D2 और D3 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल 10 में से 2 आपके विटामिन डी हैं जो कि D2 और D3 हैं। बोथ है फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन। इसका बॉडी में सेम इफ़ेक्ट होता है, बट फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि D2 का अलग सोर्स होता है और D3 का अलग सोर्स होता है। D2 बेसिकली आप लेते हैं जो है डाइट के अंदर से लेते हैं, इट मीन्स वेजिटेबल से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। जबकि जो D3 है वो आप कहाँ से लेते हैं, वो आप ह्यूमन से लेते हैं। इट मीन्स आपकी बॉडी खुद बनाती है इटसेल्फ, आपको डाइट से नहीं लेना पड़ता। ये आपके MCQs है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि D3 आप कहाँ से लेते हैं। D3 आप जो है कहीं से नहीं लेते, बल्कि ये आपकी बॉडी खुद ही बनाती है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या D2 भी बॉडी खुद बनाती है। ऐसा नहीं होता। D2 बेसिकली आप अपनी डाइट से लेते हैं, ठीक हो गया। अब D2 का जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड अर्गोस्टिरोल। सिमिलरली D3 का जो केमिकल नेम होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब आप विटामिन D3 खाते हैं ये किस शक्ल में होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अगर आप विटामिन D3 ना भी खाएं तो भी ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। ये किस शक्ल में होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अभी आप इसको कहेंगे प्रोविटामिन्स। प्रोविटामिन्स से मुराद कि ऐसा विटामिन जो विटामिन से पहले है, अभी ये एक्टिव नहीं है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो है यूवी रेडिएशंस आती हैं, यूवी रेडिएशन अट्रैक्ट करती है, यानी सूरज की रोशनी पड़ती है। फिर ये अर्गोस्टिरोल कन्वर्ट होता है अर्गो कैल्सीफिरोल में, देन जाके ये एक्टिव होता है, ठीक हो गया। फिर जाके ये विटामिन डी बनाता है।
इसी तरह 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो फिर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होता है, कोल कैल्सीफेरॉल में, देन जाके ये बॉडी में एक्टिव होता है। जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस नहीं पड़ेंगी, पहले ये इनएक्टिव है, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, सो फिर ये एक्टिव होंगे और फिर आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाएगा। सो विटामिन D2 जो है ये आप वेजिटेबल्स या प्लांट से लेते हैं, अरगड़ जिसे आप कहते हैं, जिसे आप उर्दू में राई दाना कहते हैं, जबकि विटामिन D3 है ये आप ह्यूमन से लेते हैं। ओरिजिन इट मीन्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, सो डैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। जब तक आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक आपका विटामिन, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्लांट्स की शक्ल में खा रहे हैं, आपका विटामिन काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज के ऊपर। एक तो आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, फिर उसके अलावा आप कहाँ कहाँ से लेते हैं। कोड लीवर ऑयल, आपको पता है कोड लीवर ऑयल क्या चीज़ होती है, फ़िश की एक स्पेशल टाइप होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कोड लीवर ऑयल। जो है लीवर के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है आप एग से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं, बटर से लेते हैं। इसके साथ साथ जो है फॉर्म्ड इन स्किन, आपकी स्किन में भी प्रेजेंट होता है, स्किन की एक लेयर होता है, डैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस बाय यूवी रेडिएशंस। आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन D3 जो है आपको बना बनाया सूरज दे रहा है, बल्कि ये आपको सूरज दे रहा है। विटामिन डी का ये प्रीकर्सर होता है, आपकी बॉडी में इटसेल्फ मौजूद होता है। सूरज की रोशनी इसको एक्टिवेट कर रही है और इस एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर रही है, किसके अंदर, कोल कैल्सीफेरॉल के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मल्टीपल आपसे MCQs पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। जब आप विटामिन डी खाते हैं आपकी बॉडी में किस तरह से एक्टिवेट होता है। व्हेन वी ईट विटामिन D3, जब आप विटामिन D3 खाते हैं ऐसा नहीं होता जैसे आप विटामिन D3 खाएंगे और आपकी जो है बोन्स को मजबूती देगा और जो है फ़ौरन से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। विटामिन D3 जब आप खाते हैं पहले ये मुख्तलिफ 2 ऑर्गन से गुजरता है, देन जाके आपकी बॉडी में ऐसा एब्जॉर्ब होता है। फीमेल होती हैं विटामिन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप विटामिन D3 को तोड़ें और इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। जैसे ही आप विटामिन D3 खाएंगे, कोल कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास जाता है, डैट इज़ कॉल्ड लिवर एंड किडनी। लिवर सेल्स को आप हिपेटोसाइट्स कहते हैं। लिवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डैट इज़ कॉल्ड 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, कोल कैल्सीफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सिलेज के अंदर। इसको आप कहेंगे 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सी जो है कोल कैल्सीफेरॉल, इसको दूसरे अल्फाज में आप कैल्सीडायोल कहेंगे। ठीक हो गया। अभी ये बॉडी में इनएक्टिव है, अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये किडनी के पास जाएगा। किडनी के अंदर एक एंजाइम होता है, डैट इज़ कॉल्ड 1 हाइड्रोक्सिलेज। फिर एक कैल्सीडायोल कन्वर्ट कर देगा कैल्सीट्रायोल में और फिर क्या बना देगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक हो गया। देन जाके ये एक्टिव होगा और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जो घर में जो फीमेल हजरात होती हैं, आप घर में जो विटामिन का इस्तेमाल करते हैं, आपने उनको बताना है कि ये विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब करता है। आप अगर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं विटामिन D3 के और आपका लीवर और किडनी ख़राब है तो आपकी बॉडी में ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्बशन के लिए आपका लीवर और आपकी किडनी ठीक होनी चाहिए, देन जाके आपकी बॉडी में ये एक्टिव होगा और एब्सॉर्ब होगा। ठीक हो गया। इसमें से आपके MCQs और वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देन एब्जॉर्ब्स इन द बॉडी, फिर जाके ये बॉडी में एज सच एब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। फिर आपको विटामिन D3 मिलता है। नेक्स्ट आपने बताना है कि विटामिन डी के फंक्शंस। विटामिन डी का हमारी बॉडी के ऊपर क्या फंक्शन रोल प्ले करते हैं। एक तो फंक्शन हमने फंक्शन में ये कहा कि विटामिन डी बेसिकली हमारी बोन्स के लिए जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ आपने ये भी बताना है कि ये हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। वो किस तरह रेगुलेट करते हैं, अब हम
फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। आपको पता है कि हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सो डैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सो डैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, सो डैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। सो जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है तो फिर क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक होता है। सो ये क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। सो वो कैसे इंक्रीज करते हैं, इसकी कितनी वेव्स होती हैं। सो ये 3 ऑर्गन्स के पास जाता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि भाई काइंडली आप अपना कैल्शियम मुझे दे दे। सो लिहाजा ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है। सो कौन कौन से ऑर्गन्स के पास जाता है, पहले ये जाता है इंटेस्टीन के पास जाता है। सो आपको पता है इंटेस्टीन का काम क्या होता है, फीसिस बनाना, फुसला बनाना, फिर ये जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। सो इसके पास एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है। सो विटामिन डी जाता है इसके पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपना कैल्शियम मुझे दे दें। सो लिहाजा बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत है। सो फिर विटामिन डी इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। फिर ये देखता है कि अभी भी कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं हुई। सो लिहाज से फिर ये जाता है किडनी के पास। आपको पता है किडनी का काम क्या होता है, यूरिन बनाना, फिर यूरिन को जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। सो किडनी के पास एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है। सो विटामिन डी जो है किडनी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने कैल्शियम मुझे दें एक्स्ट्रा, ताकि मैं ब्लड के अंदर कैल्शियम को रखाऊँ। सो फिर क्या होता है कि कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। फिर ये देखता है कि अभी भी कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं हुई। सो फिर ये जाता है ओल्ड बोन्स के पास। आपको पता है कि ओल्ड बोन्स के पास जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है। सो विटामिन डी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपना कैल्शियम मुझे दे दें, क्योंकि बोन्स के पास कैल्शियम ज़्यादा होती है। सो फिर ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देता है प्लाज्मा के अंदर और प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं इसके पीछे इतनी बड़ी केमिस्ट्री है जो कि आपको पता होना चाहिए। सो अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो फिर विटामिन डी क्या करता है, सो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन in the bone. When plasma calcium level is high, vitamin D moves calcium from plasma into bones. सो आपके पास कैल्शियम ज़्यादा है, आप अपना कैल्शियम मुझे दे दें। सो बोन्स में मैं जमा करवा दूं, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम की कमी है, बोन्स टूट रही हैं। सो लिहाजा आप अपना जो है कैल्शियम मुझे दे दें। सो काम क्या किया, बेसिकली बोन्स में कैल्शियम को रेगुलेट किया। ठीक हो गया। सो थस प्रोमोट्स बोन मिनरलाइजेशन। सो विटामिन डी जो है बोन्स को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपने बताना है इंक्रीज प्लाज्मा फास्फेट लेवल। आपको पता है कि कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट भी काम करता है। सो विटामिन डी इंक्रीज प्लाज्मा फास्फेट लेवल। विटामिन डी जो है वो प्लाज्मा फास्फेट लेवल को भी इंक्रीज़ करता है और इसके साथ साथ कैल्शियम के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। आपको पता है ये 3 ऑर्गन्स के पास किया, इंटेस्टीन, किडनी और ओल्ड बोन्स के पास। सो वहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम थी। सो एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, आपके प्लाज्मा के अंदर। सो फिर क्या होता है, प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल और फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपने बताना है ग्रोथ ऑफ बोन्स और टीथ। विटामिन डी बेसिकली हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो विटामिन डी प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स बाय मूविंग एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड फास्फेट विद इन बोन्स एंड टीथ। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपने बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। सो फर्स्ट वन डेट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। सो बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो रही है। सो लिहाजा ये 3 ऑर्गन्स के पास जाता है, किडनी के पास जाता है, इंटेस्टीन के पास जाता है और ओल्ड बोन्स के पास जाता है। सो आपको पता है वहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम होते हैं। सो एक्स्ट्रा कैल्शियम को उठा के जो है ये हमारे प्लाज्मा के अंदर रखा होता है। सो हमारे प्लाज्मा के अंदर फिर कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाता है। सो विटामिन डी बना देता है। सो इसी तरह हाइपोफास्फेटेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, फास्फेटेमिया का मतलब होता है कि फास्फेट का लेवल कम हो रहा है। से फिर विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, आपको पता है
जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, सो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज होते हैं, आपको पता है कि विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं। बच्चे की जो है बोन्स की ज़रूरत के साथ साथ मदर की बॉडी में भी बोन्स की ज़रूरत होती है। सो विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। सो उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये होता है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो रही है। सो फिर क्या होता है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, सो फिर ये एक्टिव कर देता है और विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। सो फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन डी की फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करता है, कम करता है, रोक देता है। सो जो आपने ये फैक्टर्स बताए, इन्हीं फैक्टर्स को आप उलट कर दें। सो हाई विटामिन डी इंटेक, जब आप विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी स्टॉप हो जाएगा, विटामिन डी को रोक देंगे। सो अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, सो विटामिन डी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो हाइपर फास्फेटेमिया, जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, विटामिन डी की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी। आपको पता है डिक्रीज़ पैराथायरॉयड हार्मोन, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, विटामिन डी की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। हमने अभी ये बात डिस्कस की है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है सो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। सो जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा सो फिर क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को जो है कम कर देगा। उसके बाद आपने बताना है कि अगर विटामिन डी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। सो ऑस्टियोमलेशिया क्या चीज़ होती है। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि वुमन हजरात में पाई जाती है। सो अगर बड़े में बोन्स वीक हो जाए, बोन्स कमज़ोर हो जाए, बोन्स सॉफ्ट हो जाए और फ्रैक्चर हो जाए, सो डैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। ठीक हो गया। रिकेट्स क्या होता है, अगर बच्चों में बोन्स वीक हो जाए, बोन्स उभरी हुई हों, मुड़ी हुई हों, सो डैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स हो गया। सो ये डिफरेंस आपसे वाईवे में पूछ लेते हैं, सो आपने याद रखना है इसको। In this case, bones becomes weak, soft and easy. Fracture mostly occur in women during pregnancy, older age and less exposure to sunlight होते हैं। जो नॉर्थन एरियाज़ होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, सो वहाँ पे भी विटामिन डी की कमी होती है। सो सूरज की रोशनी से आपको विटामिन डी काफ़ी मिकदार में मिलते हैं। अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी सो फिर क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। रिकेट्स, वीकनेस ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन कॉल्ड रिकेट्स। अगर बच्चों में बोन्स वीक हो जाए सो डैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स। स्पेशली बोट लेग अपीयर, बॉड का मतलब होता है मुड़ी हुई। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है टीथ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ। अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, आपके दांत खराब हो जाते हैं। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना। सो डिफेक्टिव इनेमल प्रोडक्शन, अगर इनेमल क्या चीज़ होती है, हमारे दांत की एक लेयर होती है, सो डैट इज़ कॉल्ड इनेमल। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे दांतों को शाइनिंग देती है, प्रोटेक्टिव देती है, मजबूती देती है। सो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए सो फिर क्या होगा, आपकी लेयर ख़राब हो जाएगी, आपके दांत ख़राब हो जाएंगे, आपके दांतों के ऊपर जरासीम अटैक करेंगे। सो नेक्स्ट आपने बताना है टेटनी। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है सो फिर ये जो है बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपने बताना है कि अगर विटामिन डी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, हद से ज़्यादा, सो फिर क्या होता है कि हाई कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं। सो आपको पता है कि ये 3 ऑर्गन्स के पास जाता है, इंटेस्टाइन के पास जाता है, किडनी के पास जाता है, ओल्ड बोन्स के पास जाता है। सो किडनी के अंदर तो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है। सो अगर आप कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी किडनी के अंदर स्टोन हो जाएगी। सो उसके अलावा जो है आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर के इश्यूज़ हो सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने बताना है विटामिन डी एज हार्मोन। विटामिन डी को आप ऐसा हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बना रही है। सो बाकी जितने भी विटामिन हैं आप अपनी डाइट से लेते हैं। इन तमाम विटामिन में एक विटामिन ऐसा है जो कि आपकी बॉडी इटसेल्फ बनाती है। सो इट इज़ प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड सेल्फ रेगुलेशन अकर्स, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड विटामिन एज वेल एज हार्मोन्स। आप इसको विटामिन भी कहते हैं और एज वेल एज आप इसको हार्मोन्स
MCQs भी कहते हैं। सो ये आपके MCQs और वाइवा है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सो आपने इसको माइंड में याद रखना है, ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपने आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स और कॉलेज में शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।